Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. And मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मौसम तब्दील हो गया है और जब पाकिस्तान में कि ठंडा ठंडा सा मौसम आता है तो एक और चीज़ का हम लोगों ने ड्राई फ्रूट के बारे में बात करी, सी फूड के बारे में बात करी, ये सब कुछ तो होता है, बट साथ साथ शादियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं और शादियों का सीज़न जो है वो बिल्कुल सीन ऑन हो जाता है और धड़ाधड़ शादियाँ होती हैं लेफ़्ट राइट और सेंटर। और अब हम उसको एक्चुअली शादी सीज़न कहते हैं सर्दियों को। उसके लिए मतलब बाकायदा प्रेप होती है। लोग अगस्त से कुछ लोग डाइट करना शुरू कर देते हैं, ख़वातीन अपने जोड़े शोड़े ऑर्डर कर देती हैं, बिकॉज आपको बैक टू बैक पता होता है कि हर सीज़न में आपको कम से कम 2-3 शादियाँ जो हैं वो अटेंड करनी है और एज अ रिज़ल्ट आपको उसकी प्रेप करनी है। शादियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो होता है वो होता है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। शादी का फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो बड़ा एक ज़रूरी आदमी होता है। पहले पुराने वक्तों में मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा ये इसके ऊपर इसकी तरफ रुझान नहीं था, बट लेटली इट्स बिकम अ रियली रियली पॉपुलर थिंग। और शादियों की जो फ़ोटोग्राफ़ी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से काम होना शुरू हो गया लेट्स से। और अब तो शादियों की जो आती हैं एल्बम्स और वीडियोस और जो वीडियोग्राफी वगैरह जो सब कुछ होता है, इट रीड्स लाइक एंड इट लुक्स लाइक कि पता नहीं कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म है, बिल्कुल वैसे बना देते हैं। तो आज हम बात करेंगे मारूफ किस्म के बहुत सारे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स से जो कि बहुत पॉपुलर हैं और उनसे जानेंगे कि शादी की फ़ोटोग्राफ़ी की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए एंड देन ऑल्सो कि आप क्या क्या उस पैसों के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसके ऊपर बातचीत होगी लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मैं आपको आपसे एक बहुत ज़रूरी मौजू पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पोलियो कैंपेन जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और हम लोगों ने एक दूसरे से और अपनी कम्युनिटी से और अपने बच्चों से, आने वाली नस्लों से ये वादा किया हुआ है कि पोलियो को हमें इरेडिकेट करना है अपने मुल्क से। वी कैनॉट बी दी ओनली 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दो सिर्फ दुनिया में 2 मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो है, हम उसमें से एक नहीं हो सकते। दोस्त नॉट कूल। हमारे बच्चों को इस ख़तरनाक बीमारी से हमें बचाना है, तो उसकी कैंपेन चल रही है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी अभी अपने अगले मेहमान से। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, पीडियाट्रिशियन हैं और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पोलियो जो है ये बीमारी क्या है और पाकिस्तान में इसका करंट स्टेटस क्या है? पाकिस्तान में इसका स्टेटस ये है कि अभी तक वी आर द ओनली वन, द फर्स्ट वन कि जिसमें पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। स्टिल जिन जिन ममालिक में बहुत बहुत ज़्यादा था, उसमें बहुत बहुत जल्दी से उन्होंने पोलियो को एरेडिकेट कर दिया और बहुत ही हाई इश्यूज़ पे किया है, क्योंकि पोलियो मर्ज एक गिल्ट है माँ बाप की तरफ से भी और आगे बच्चे को भी। बिल्कुल। और पोलियो वैक्सीन्स जो हैं वो एक एहतियात है। अब गिल्ट ले लें या एहतियात ले लें, दोनों में एक डिफरेंस अगर कोई इंसान समझता है तो वो अक्ल सबकी है, दिमाग भी सब लगाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें इंसान हमेशा एक अच्छे फ़ायदे की बात सोचता है, तो एहतियात का ज़्यादा फ़ायदा है, गिल्ट का नुकसान है। तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए पहले तो। सेकेंडली, पोलियो है क्या चीज़? पोलियो एक वायरस है जो आपके बच्चे को पाँच कर देता है, पैरालिसिस करता है, पैरालिटिक अटैक करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और किसी वक्त कुछ पोलियो ऐसे हैं जो आपको मौत के घाट उतार देता है। तो कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि पोलियो की जो एरेडिकेशन क्यों की जाती है, क्योंकि ये पोलियो का मर्ज जब पैरालिसिस होता है, कुछ पैरालिसिस हैं जैसे स्ट्रोक वगैरह हैं, उसमें तो आप चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं आफ्टर सम टाइम्स। कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक 70-80% बेहतर हो जाती हैं, बट पोलियो वायरस का जो पैरालिसिस है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता आफ्टर द सर्जरीज, या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट इसको कुछ भी तरीके से ठीक नहीं कर सकता। तो आपको वैक्सीन्स का जो कैंपेन है उसमें लोगों को बहुत साथ देना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही बात है कि अगर 2 बोन्स है, अगर आपके बच्चे की गिल्ट नहीं होती है
जो पैरालिसिस अटैक पड़ता है और आप उस एहसास कमतरी में सारी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, तो पोलियो के 2 बूंद देने से कोई नुकसान नहीं है। एब्सोल्युटली। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये 5वीं वैक्सीनेशन ड्राइव है जो इस वक्त जारी है पाकिस्तान के अंदर। लोगों ने ये बोला होगा कि मैंने अर्लियर दिस ईयर वैक्सीनेट किया अपने बच्चे को, या मैं पिछले साल कर चुका हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप पोलियो के कितने बूंद जो हैं वो पिला सकते हैं, कितनी दफ़ा पोलियो वैक्सीनेशन आप बच्चे को दे सकते हैं? अच्छा, रूज एक आपको बात बता दूं कि ये जो वैक्सीन्स है ये 5th ड्राइव नहीं है, इट्स सिंस 1965। नहीं, इस साल की बट इट्स हैड स्टार्टेड, इसकी पास्ट आप देखें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1965 और 1965 से लेकर आज तक कैंपेन चले जा रही है और पोलियो हमारे मुल्क से एरेडिकेट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इलाके, कुछ आवाम के इलाके में पोलियो वैक्सीन्स नहीं दिलवाते, या कि इनके मिसपरसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं कि पोलियो से क्या नुकसान होते हैं, पोलियो वैक्सीन से क्या नुकसान आते हैं, वो हम आगे आपको बताऊंगा मैं। दूसरा, 5th ड्राइव में हम जितने भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे कुछ स्लम्स एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो के वैक्सीन्स हमारे से निगलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ आवाम वहाँ की जो नहीं पिलवाना चाहती। तो उनको हम बार बार मौका दिया जाता है, बार बार मौका दिया जाता है, बार बार रिक्वेस्ट की जाती है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन गावी करता है, रोटरी क्लब एंड ऑफ पोलियो पे पीछे लगा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान उस पर पीछे लगी हुई है, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, जहाँ पे एक केस भी हमें मिल जाता है जिसकी वजह से हमें 100 केसेस बर्दाश्त करने पड़ जाते हैं। और इस पे नुकसानात हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ हमें मिलता है और किसी को नहीं मिलता। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि अगर किसी ने डॉक्टर साहब पोलियो का कतरा पिला दिया, फॉर एग्जांपल इस साल अपने बच्चे को, मतलब ड्राइव अभी चल रही है, तो लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने पिछले साल कर लिया था, मुझे इस साल करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ओके है बच्चे को पोलियो देना दोबारा से? 5 साल में हर 5 साल के बच्चे को हर 3 महीने बाद 2 बूंद देने के कोई नुकसान नहीं। अगर बलफर्ज 2 बूंद से ज़्यादा 4 बूंद चले गए तो भी कोई नुकसान नहीं, दूसरे दिन 2 बूंद पिला दिए तो भी नुकसान नहीं है। फ़ायदा होगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप होगी और पोलियो वायरस से आप बच सकेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये हिचकिचाहट है सो टू स्पीक, कि हम अपने बच्चे को 2 बूंद से नहीं, वो तीसरी बूंद या चौथी बूंद ना चली जाए और ये फलाना ढमकाना। आपने अभी ये क्लियरली बोला कि कभी भी आप बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन दे सकते हैं, हर ड्राइव में पिलानी चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई साइड इफ़ेक्ट होता है इस वैक्सीन को लेने का बच्चे के ऊपर? पोलियो वायरस वैक्सीन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके। कुछ रिसर्च कहती है कि 60 मिलियन डोजेज़ में, 60 मिलियन में 1 बूंद शायद पोलियो वायरस का अटैक कर सकता है, वो भी बहुत माइनर। पोलियो वायरस हर बच्चे को अटैक करता है, हर इलाके में, हर कंटामिनेटेड वाटर से किसी भी बच्चे को अटैक कर सकता है। बट अगर ओरल पोलियो या इंटरमस्कुलर पोलियो अगर लगाया जाता है तो उसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होके आपके बच्चे के अंदर पोलियो वायरस के असरात को बिल्कुल कम कर देता है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज़ के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बात बहुत एक ज़रूरी मौजू के ऊपर हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ बैठे हुए हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, और हम बात कर रहे हैं पोलियो के ऊपर।
पोलियो की इरेडिकेशन के लिए इस साल की 2021 की 5वीं वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो जारी है। पोलियो वर्कर्स अगर आपके घर पर आते हैं तो ज़रूर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरात पिलवाइए। और अगर आप इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है कम से कम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, स्पेशली डोमेस्टिक स्टाफ अगर आपके घर में कोई है जिनकी फैमिलीज़ हैं, उनसे ज़रूर ये कॉन्वर्सेशन करें कि वो ज़रूर पोलियो के कतरे जो हैं अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि एक बच्चा भी अगर बीमार होता है तो फिर उसकी वजह से और भी बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पोलियो स्प्रेड कैसे करता है, फैलता कैसे? तो स्प्रेड करता है कंटामिनेटेड वाटर से। अच्छा। कंटामिनेटेड वाटर जो है वो हर जगह फैला हुआ होता है जहाँ पे इंसानी फजला होते हैं, उसी के थ्रू वायरस डेवलप्ड होता है, उसी के थ्रू जो है वो पूरी सोसाइटी में फैलता है। सही। जहाँ जहाँ वो अटैक करेगा, पीने से या टच करने से, नाखूनों में जाने से हमारे मुंह में जाएगा और ये जाके इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद वो हमारे नर्व सेल्स को डैमेज करता है। जहाँ पे नर्व सेल को डैमेज करेगा तो उसी वक्त दो चीज़ें होंगी, हाई ग्रेड फीवर होगा और हमारी वीकनेस शुरू हो जाएगी किसी भी एक पाँव या एक हाथ में। जहाँ पे एक पाँव एक हाथ में होगी और फिर थोड़े ही दिनों में जब आप हाई ग्रेड फीवर से ठीक होना शुरू होंगे तो आपका पैरालिटिक अटैक एक हाथ और एक पाँव में शुरू हो जाएगा। और वो ना ठीक होने वाली बीमारी है, ये नॉन रिवर्सिबल पैरालिटिक अटैक है। ये इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई सर्जरीज नहीं है। सेकेंडली जब ये अटैक करता है तो दो तरीके से करता है। एक तो मैंने आपको बताया फीवर हुआ, पैरालिसिस हुआ। एक फीवर हुआ और लंग्स में चला गया। लंग्स वाला जो पोलियो है वो कभी भी बच्चे को बचने नहीं देता, वो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है, उसमें बच्चे के सबसे ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं। पोलियो को समझते हैं कि सिर्फ पैरालिसिस है, तो ये भी एक गलत बात है कि दो तरफा आप पोलियो सोचेंगे कि अगर पोलियो की ड्रॉप्स आप नहीं पिलाते हैं, बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, तो आपका बच्चा जानलेवा बीमारी तक भी पहुंच सकता है अगर वो लंग्स में चला जाए। तो एक तो कंटामिनेटेड वाटर से बचना है, पोलियो के 2 बूंद बार बार पिलाने हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक जो मिथ है जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि ये लड़कों में और लड़कियों में इनफर्टिलिटी पैदा करती है वैक्सीन, ऐसा इसमें कुछ सच है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस पे ये बताएं कि ये कैंपेन स्टार्ट हुई 1965 और दुनिया में बहुत पुरानी कैंपेन है, और सिंस 100 ईयर्स के दुनिया में पोलियो एरेडिकेट हो गया, सिर्फ पाकिस्तान में बच गया। पाकिस्तान में 1965 से ही पोलियो स्टार्ट हुआ। अब आप खुद ही अक्ल का तनाज़ा ले लें पूरी आवाम कि 1965 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी और आज की पॉपुलेशन क्या है, तो मिथ तो ख़त्म हो जानी चाहिए कि पोलियो आपने भी पिया, मैंने भी पिया, और कितने बच्चे सबके पैदा हुए हैं, और जितने हमारे सोसाइटी के बच्चे और जिन इलाकों में ये मिथ्स हैं वहाँ पे कितने बच्चे हैं और उन्होंने भी कितने पोलियो के ड्रॉप्स पिए हुए हैं, और उनके 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं। तो इनफर्टिलिटी तो नहीं है, फर्टाइल ज़्यादा हो गए। यानी कि नस्ल कशी का कोई सीन नहीं है पोलियो की। नस्ल कशी नहीं है, नस्ल बढ़ाने वाला काम मुझे तो लगता है इसमें है। सही। अच्छा, पोलियो की वैक्सीन क्या आपकी जब इम्यूनिटी को बिल्ड करती है तो क्या वो इम्यूनिटी बच्चे के अंदर फ़ौरन डेवलप होती है, कितना टाइम लगता है? देखिए, हर वैक्सीन्स का एक इफ़ेक्ट है, उसको हमेशा टाइम लगता है, 7 डेज़ to 14 डेज़ लगते हैं कि उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने में। सही। पोलियो इसीलिए बार बार पिलाया जाता है कि बार बार अगर किसी एक कैंपेन में इसको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो दूसरी कैंपेन में इसकी एंटीबॉडीज़ बने, और हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए और कैंपेन्स की जाती हैं। कुछ दफ़ा हमारी कैंपेन्स में और मज़ीद IPV वैक्सीन्स भी की जाती है। जैसे ओरल पोलियो का एक कैंपेन होती है, फिर आपको एक बूस्टर डोज लगाया जाता है IPV वैक्सीन, जो इंटरमस्कुलर पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है, जो उससे भी ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो दोनों तरफा एंटीबॉडीज़ बना के हम वायरस को बचा सकते हैं। सही। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगता है अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा एक्सपोज हो जाए पोलियो के वायरस से, तो कितना टाइम लगता है उसके साइंस और सिम्टम्स शो होने में? अच्छा, एक तो बताऊं कि वायरस का एक कॉन्सेप्ट है कि 2 डेज़ बिफोर और 5 डेज़ आफ्टर जो है वो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। वो किसी को भी दे सकता है और अंदर भी अपने अंदर इन्फेक्शन जो है क्रिएट करके वो ज़्यादा भी सकता है, और किसी और को भी 2 दिन पहले
अफेक्ट होने से पहले और 2-5 दिन आफ्टर ऑफ द वायरस सही। वो अटैक कर सकता है किसी को भी, क्योंकि ये एक कंटेजियस बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। जब आप पानी पिएंगे या कंटेमिनेटेड वाटर पे जाएंगे, फीकल ओडर रूट से आपका रहेगा। अगर फर्ज करें किसी अडल्ट को वायरस ने अटैक किया और उसके नाखूनों में हमारे इंसानी फजलात से निकल के वो नाखूनों में आ गया, हमने किसी को खाना खिला दिया, माँ ने खिला दिया, तो बच्चा जो है अफेक्ट हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो आपका बच्चा बचा रहेगा, क्योंकि वायरस हर दफ़ा हर जगह हर घर में अटैक करता है। सर मैं जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके ख़्याल में क्या पोलियो इरेडिकेटेबल है, और अगर कर सकते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ पोलियो नहीं, हमने पुराने वक्तों में चिकन पॉक्स को बेहतर किया, मीज़ल्स को बेहतर किया, स्मॉल पॉक्स को बेहतर किया, येलो फीवर को बेहतर किया, हमने डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस को बेहतर किया, ट्यूबरक्लोसिस को बेहतर किया, किस तरह किया, हिप को बेहतर किया, नमूनिया की वैक्सीन EPI में है, रोटा वायरस की वैक्सीन EPI में है। हम उस पर जब उसको ठीक कर सकते हैं तो पोलियो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पोलियो सिर्फ 2 बूंद सिर्फ पाकिस्तान के लिए पिलाने से नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रूर कहूँगी कि 2 बूंद हर बार बार अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर पोलियो की वैक्सीनेशन करवाइए। आपके घर पे जो भी टीम्स आएंगी उनके साथ कोऑपरेट करें। और हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शादी की फ़ोटोग्राफ़ी की बातें होने वाली हैं, तो आपको मैं अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहूँगी। तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक अमेजिंग किस्म का पावर कपल। हमारे साथ इकरा खान हैं जो कि CEO हैं, क्रिएटिव हेड ऑफ चमक एंड मोर हैं, और उनके हस्बैंड दानियाल अली खान हैं जो कि COO हैं और लीड फोटोग्राफर हैं एट चमक एंड मोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग पहले तो सबसे मुझे ये बताएं कि हमने आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखी एंड वी फाउंड देम एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें खींची हुई हैं आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है प्रोफेशनली जाके, या आप लोग सेल्फ टॉट हो? I am a computer engineer by profession, and Okay. he is an electronics engineer. ओह, Yeah. I have studied from NAD and he is from Sir Syed University. But in university, I have always been passionate about photography. अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं आपके पास, उनके मतलब सोसाइटीज़ आपने होती हैं photography- फोटोग्राफी रिलेटेड, तो मैंने वो सोसाइटीज़ ज्वाइन की, फिर उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया। उस शौक मुझे पहले से था, बचपन से था ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया तो लोगों को थोड़ा पता चला, हाँ। और उस टाइम पे फीमेल फोटोग्राफर्स का इतना स्कोप नहीं था। तो मेरी फ्रेंड्स या यूनिवर्सिटी की जो मेरी कलीग्स थी, सॉरी साथ में जो मेरे पढ़ते थे, उनको लगा कि उनके इवेंट्स होते थे तो उन्होंने कहा कि यू शुड कवर इट। तो उस वक्त मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कवर करने का, बट उन्होंने पुश किया कि तुम्हें करना चाहिए और हमारा इवेंट है, प्लीज़ डू इट। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, तो हमने स्टार्ट किया। लेकिन उस वक्त काफ़ी बेसिक था, आई यूज्ड टू डू इट अलोन, अच्छा, बट नाउ वी हैव अ प्रॉपर टीम। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि दानियाल, आपका फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर कैसे इंटरेस्ट जागा, मतलब जागा इंटरेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के पास बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट डिग्रीज हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कि जो मेरे फादर थे उनको शुरू से फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। Okay. और आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग करते थे, ख़त्ताती करते थे, फ़ोटोग्राफी करते थे। उस ज़माने के हमारे पास इतनी पिक्चर्स हैं मेरे चाइल्डहुड की कि मतलब काउंटलेस हैं, ख़त्म नहीं होती। तो आई गेस मैंने उन्हीं से इनहेरिट किया। ओके। तो उसी तरह से मुझे शौक़ हुआ कि फ़ोटोग्राफी करने का। और फिर जब शादी हुई तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अच्छी मार्केट है इसके अंदर, हॉबी भी है हम लोगों की, और मतलब इसके अंदर अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दोनों की शादी की तस्वीरें किसने खींची? आप दोनों की शादी की तस्वीरें? उस वक्त आई वॉज नॉट इन टू दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी। जैसे अब मैं अब कर रही हूँ तो आई वॉज नॉट वेरी गुड एट सेलेक्टिंग फोटोग्राफर एट माई वेडिंग। आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन द वेडिंग पिक्चर्स। हाँ, तुम अपनी खुद की शादी की तस्वीरों से खुश नहीं हो?
मुझे लगता आप खुश हैं? मैं भी खुश नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ये लोग अपनी वेडिंग फोटोग्राफर्स होके ये लोग अपनी खुद की शादी आप लोगों को अच्छी नहीं लगी फोटोज? नॉर्मली मुझे लगता है ऐसा होता है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनको किसी और का मेकअप इतना समझ नहीं आता, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा वही इशू है कि इफ़ यू नो समथिंग तो यू आर लाइक, मैं होती तो मैं इससे बेहतर कर सकती थी, मे बी मैं होती तो मैं ऐसे करती। ओह माय गॉड। और खैर हम लोग एज अ कपल भी इतना अच्छा कपल नहीं था जो फोटोग्राफर मतलब हमारे साथ कंफर्टेबल हो। हम लोग बहुत ये क्योंकि एक कपल जो होता है ना, अगर हम फोटोग्राफी करने गए हैं तो जो कपल है उसका एक वो होता है, मतलब वो Chemistry. कितने केमिस्ट्री तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं केमिस्ट्री कपल की। Yeah, couple as a couple chemistry we have, but sometimes लोग are very people are very like they want to okay आप ऐसे करें आप ऐसे करें, they want to guide you, okay? डायरेक्शन दे रहे हो। Directions दे रहे होते हैं, like if we are doing it our way then we know how we are going about it, but if people are like मैं या ऐसे मत करें ऐसे मत करें, so वो उसमें हमारा जो होता है ना, जो हमारा पर्सनल काम होता है वो थोड़ा इंटरप्ट होता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं खुद भी ऐसी ब्राइड थी कि मुझे पता है कि मैं ऐसी थी जो फोटोग्राफर्स को नॉर्मली पसंद नहीं आती, कि ये मज़ा नहीं आ रहा, वो ऐसे आप यहाँ से पिक्चर्स लें। आई वॉज गाइडिंग हिम टू मच। ओह माय गॉड, यानी कि मतलब ब्राइट जिला टाइप की इन्होंने हरकत करी है। अब समझी मैं जाके। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब जानेंगे कि कितनी के पैसे देने चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए वेडिंग फोटोग्राफर चूज़ करने के लिए, और किस तरह की तस्वीरें होनी चाहिए। ये जानेंगे ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे इकरा खान और दानियाल खान बैठे हुए हैं। इन दोनों की कंपनी मिल के है चमक एंड मोर। वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, वेडिंग फोटोग्राफी की मास्टर क्लास हो रही है। मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या अभी आप लोगों ने बोला कि मैं ब्राइडजिला थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या आपने जब आप किसी कपल की वेडिंग को फ़ोटोग्राफ करने को जाते हो तो क्या वो आके आपको बुक करते हैं और उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती, फिर अगली मुलाकात शादी के दिन होती है, या बीच में आप उनसे मिलना चाहते हो ताकि आप उनको ज़रा सेंस हो जाए कि कैसे लोग हैं? आइडियल सिचुएशन विड बी कि हम उनसे पहले मिल लें, लेकिन ड्यू टू कोविड वो चीज़ थोड़ी हमारी रुक गई थी बीच में। बट अगर मिल लें तो ऑब्वियसली वी नो बेटर, हम उनको बता सकते हैं कि आप डेकोर्स किस तरह का रखवा सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप शूट के दौरान। आई वुड प्रेफर दैट। या ओके, तो ये अभी आपका काम स्क्रीन पर आ रहा है, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि डेकोरेशन का yes, आप ही का काम है, पिंकी स्वेर किसी और का नहीं है। अब मुझे बताएं कि डेकोरेशन का कितना एक ताल्लुक होता है, डे में तस्वीरें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, नाइट टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और क्या डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, बेसिकली जो डे होता है, ऑब्वियसली दिन में तो एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आपके पास सनसेट वाला टाइम होता है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, राइट? तो वी वांट डे पिक्चर्स, वी लाइक डे पिक्चर्स बेटर। हम यूजुअली प्रेफर ये करते हैं कि अगर आपका रात में इवेंट है तो आप कपल पोर्ट्रेट एटलीस्ट अपने दिन में करवा लें। ओह अच्छा, और लोगों का ये जो कहना होता है कि दिन में हम बहुत पेड़े आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मतलब हाँ? नहीं। आप लोग पोस्ट में कितना काम करते हैं, सच बताओ? बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ कलर्स थोड़े से करते हैं आगे पीछे, उसके अलावा मैं कुछ भी, किसी का फेस पतला नहीं, किसी के कुछ भी मार्क्स, आई डोंट लाइक डूइंग दैट। अच्छा, आप नहीं करते? और अगर कोई मांगे, दानियाल से पूछते हैं बिजनेस तो भी नहीं करते, ऑनेस्टली बता देते हैं कि अभी फिक्स कर लें, जो भी फिक्स करना है। अगर किसी का कोई हेयर का कोई प्रॉब्लम है, कोई मेकअप का, उसको बोल देते हैं कि आप अभी फिक्स कर लें, पोस्ट एडिटिंग में हम ये चीज़ें हैंडल नहीं अगर कोई ये कहता है कि मेरा नाक थोड़ा सा पतला कर दो, नेवर, मैं तो स्ट्रेट मना कर देती हूँ, आई डोंट लाइक डूइंग दैट। नहीं, कोई सीन नेवर एवर। बस जैसी शक्ल है ऐसी है। वेडिंग फोटोग्राफी में अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो नेचुरल एसेंस खत्म हो जाएगा ना। आप लग ही नहीं रहे अपना आप अपनी शादी में, तो हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? मुझे तो लगता है वैसे ही, मतलब हम लोग इतना मेकअप थोप लेते हैं शादी के ऊपर, तो वैसे आप अपने आप नहीं लग रहे होते। हाँ, लेकिन वो डबल हो जाएगा। एक तो बनेगी नहीं ना कि आप लगी नहीं, आप लग ही नहीं रही। एक तो लोग ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं शादी में कि क्या लग रही हो, तो अपना आप लग ही नहीं रही, कोई और ही लग रही हो, इसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं लोग। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। या बिल्कुल, आप तो कोई और ही लग रहे हैं, मतलब तो हाँ, दैट्स नॉट नाइस। जिस तरह के जब मैं अपना यहाँ से CTH से जाके मुंह धोती हूँ तो मैं भी कोई और लग रही होती हूँ। कल मैं खातून से मिली मॉल पे, उन्होंने कहा कि उनका नाम था मिसेज इम्तियाज़। हाय मिसेज इम्तियाज़, वो मेरा हर रोज़ शो देखती हैं, और उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी फ़र्क लग रही हो, तुम अरूज हो। मैंने कहा हाँ, पिंकी स्वेश। हाय तुम पतली भी हो। मैंने कहा थैंक यू।
वो परेशान हो गई कहती तू तो बहुत पतली हो। मैंने कहा ऐसा भी होता है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफिस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे एक अमेजिंग कपल मौजूद है जो कि ज़बरदस्त किस्म की वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, इकरा और दानियाल खान। चमक एंड मोर इनकी कंपनी का नाम है। बातचीत हो रही थी वेडिंग फोटोग्राफी की। मुझे अभी इन्होंने बहुत सारी ब्रेक में बातें बताई हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कि कपल्स कर लेते हैं कि इस तरह के कैमरे को देख लिया या चेक कर लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ। आप लोग शुक्र है मॉनिटर नहीं लगाते ना? नहीं, मॉनिटर नहीं होता ना। अगर मॉनिटर होता तो मतलब गेम उधर ही ओवर थी। अगर आपने खुदा ना खास्ता मॉनिटर दे दिया जिस पे लाइव वो जा रही होगी फीड, तो बस फिर तो किसी दुल्हन ने मतलब कैमरे को देखे बगैर या मॉनिटर को देखे बगैर तो काम ही नहीं होना ना, मतलब गेम फिनिश। बट मुझे बताएं कि अभी आप बोल रहे थे कि अगर कोई देख लेता है कैमरे को तो शॉट ज़ाया हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप लोग किस तरह उसको हैंडल करते हैं? हम उनसे रीडू करवा लेते हैं वो काम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम होता है, और तो हम उनको दोबारा मार्जिन कि दोबारा से प्रिटेंड करो कि अभी देखा नहीं है, अभी देखा नहीं है जैसे दोबारा से फर्स्ट फर्स्ट लुक दोबारा करवा लेते हैं, फेक फर्स्ट लुक। फेक फर्स्ट लुक। और ये होता है बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन है। मतलब फर्स्ट तो वैसे ही थोड़ा ऑकवर्ड सा होता है पहला यूजुअली। हाँ, कोई जो बहुत कंफर्टेबल कपल होता है आपस में वो बहुत अच्छे से आके मिलते हैं, वरना यूजुअली तो बहुत दूर जाके खड़े हो जाते हैं, फ्रेम से ही बाहर निकल जाते हैं कैमरे के। ओए होए बर्बाद था। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को फोटोग्राफी करते हुए, जस्ट अ क्वेश्चन दैट आई हैव, आप लोगों को पता चल जाता है कि किसकी अरेंज मैरिज और किसकी लव मैरिज? हाँ डेफिनेटली पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सब लोगों को जो भी उसमें गैदरिंग में होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो फोटोग्राफर्स की होती है। हाँ। उनको पता चल रहा होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ वहाँ नाराज है, कौन किससे, वो सब पता चल रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है। आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं क्योंकि हम लोग मुस्तकिल वी आर फॉर द लुक आउट ना, कि क्या क्या कैप्चर करना है, तो हमें आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें बहुत पता चल रहा होता है कि लोग क्या कमेंट्स भी। और आपको पता चल जाता है कि किसकी पुप्पी किससे नाराज है और किसकी खाला का किससे पलटा हुआ और अम्मी को किसने कोनी मारी। ये सब बहुत कुछ पता। आप लोग ये डॉक्यूमेंट करते हो? नहीं करना चाहिए यार। मैं बता रही हूँ कि ये तो मतलब ये वो वेडिंग ब्लूपर स्लैश फड्डे जो होते हैं तो बड़े एपिक होते हैं, और फिर अगर उसकी वीडियो एविडेंस हो तो मतलब आधे से ज्यादा फड्डों का तो मतलब सॉल्व, या फड्डे बढ़ भी सकते हैं अगर किसी ने देखा नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, फिर वीडियो में देख लिया बाद में। दोस्त मगर फड्डे सॉल्व भी हो सकते हैं। तुमने ये किया था, नहीं मैंने नहीं ये किया था, मगर वीडियो एविडेंस अगर उसकी हो कि तुमने ये किया था तो मतलब गेम ओवर। कोशिश करते हैं कि उसको इंटेंशनली रिकॉर्ड ही नहीं करें। अच्छा मुझे बताएं कि कपल्स के पोजेस, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो आप दोनों अगर हमें करके दिखाएं कि व्हाट डू यू थिंक कपल पोजेस आर। क्योंकि 1932 में तो ये वाला होता था ना, ऐसे लड़के का हाथ आता था यहाँ पे कंधे पे और फिर लड़की का हाथ आता था लड़के के हाथ पे, और फिर एक दूसरे को देखते थे, फिर कहते थे यहाँ देखो फिर ऊपर देखो। अब क्या होता है? टू बी ऑनेस्ट अब ऐसे नहीं होता। Okay. अब यूजुअली हम उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए बोलते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम बताएं। ओके प्लीज़ आप बताएं, इम्प्रोवाइज करके हमें बताएं कि कैसे होता है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम उनको बोलेंगे आप ऐसे खड़े हो जाएं, फिर आप हाथ पकड़ लें, आप एक दूसरे को देख लें, हंस लें, किधर भी देखे, लाइक कैंडिड्स हंस लें, इधर इस तरफ हंसते हुए आ जाएं, एंड यू नो लाइक एनीथिंग। अच्छा हाथ यहाँ रख लें, जैसे भी कंफर्टेबल, ऐसे पोजीशंस चेंज कर, मतलब हम इम्प्रोवाइज करने के लिए बोलते हैं। सही। क्विकली आप ऐसे कर लिया, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और स्माइल रखें फेस अपनी पे। आपस में एक लिंकिंग रखें और बात करते हैं। समझे, मैं फोटोग्राफर हूँ और आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि मतलब 2-3 पोज कर दें, तो आप क्या करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं, हम हाथ पकड़ सकते हैं, हम एक फॉर्मल पिक्चर के लिए ऐसे खड़े हो सकते हैं। फॉर्मल पिक्चर जरूरी जो हाँ वो अच्छी लगती है यूजुअली लोगों को। और बैठ के क्या फोटोग्राफी हो सकती है? बैठ के डिपेंड करता है कि आपका ड्रेस वगैरह कैसा है। यूजुअली तो आपके
सिंपल से पोजेस होते हैं, इस तरह हो गए, कंधे ठीक पे है। सर रख लिया, एक दूसरे को देख लिया, एनीथिंग लाइक दैट, हाथ पकड़ के जो जस्ट किस ऑन द हैंड या कुछ। आपके ख्याल में बेस्ट जो आपके फोटोग्राफ्स हैं वो कौन से पोजेस से निकलते हैं? वो पोजेस जो आप बता रहे होते हो या वो पोजेस जो कि गलती से एक्सीडेंटली हो जाएं? बेसिकली इसका आई गिव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, हम लोग कपल को पोज नहीं बताते, हम उनको बस ये बताते हैं कि यू स्टैंड लाइक दिस। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब उनमें अच्छी केमिस्ट्री होती है ना, दे कीप डूइंग इट, लाफिंग एंड टॉकिंग एंड स्माइलिंग, तो उसमें वी गेट मल्टीपल पोजेस। ओह, तो अगर आप उनको ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं तब भी वो ऑकवर्ड हो जाएगा। या तो लेकिन कुछ कपल्स को ज़रूरत पड़ जाती है जिनको नहीं पता चल पा रहा होता या जिनकी केमिस्ट्री इतनी नहीं होती, तो उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो फिर उनको हम लोग गाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर देख लें, उसको आप दोनों उस पॉइंट को फोकस कर लें, मतलब किसी कॉमन पॉइंट पे देख लें, तो मतलब उन लोगों को गाइड करना पड़ता है वैसे। लेकिन जो कैंडिड ज़्यादातर मोमेंट्स होते हैं वो लोग जब खुद इम्प्रोवाइज करते हैं तो वो ज़्यादा किसी भी अच्छे scene निकल को, के आते तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप लोगों के लिए फेवरेट पार्ट वेडिंग का क्या होता है टू फोटोग्राफ? इवेंट यू मीन हमें कौन सा पसंद है? आई पर्सनली लाइक कवरिंग निकाह मोस्ट, या निकाह या उसके अलावा मेहंदी लगाई। निकाह वाई आई लाइक क्योंकि उसमें हमें इमोशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लाइक द पीपल आर क्राइंग, यू नो, लाइक बहुत रॉ इमोशंस होते हैं। शादी में तो इट्स ऑल लाइक एंट्रेंसेज हैं, स्टेज पे जाके बैठ गए, बस अब सब आके मिल रहे हैं, पोजी होता या वेरी वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन निकाह इज़ वेरी रॉ एंड कैंडिड, सो आई एब्सोल्युटली लव ओके। यस। आगे के कल ही मैंने एक निकाह कवर किया, तो उसमें जब आप पीछे होते हैं ना, जो कबूल है और वो हिजाबो कबूल हो रहा था, तो उसमें आप जो बिहाइंड द कैमरा होता है वो भी सारे वो इमोशंस फील कर रहा होता है, जो लोग फील कर रहे होते हैं। स्माइल हो रही है तो स्माइल है, कोई उदास है तो उदास होना शुरू हो जाता है। Even रुखसती के टाइम भी, when people are crying, so sometimes I like okay, behind the camera, so sometimes yeah, it happens. अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप मतलब हम आपसे प्राइस के बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर कोई अपने वीडियो भी बनवाना चाहता है, फोटोग्राफी भी बनवाना चाहता है, 3 इवेंट्स, लेट्स अज्यूम कि मेहंदी, बारात, वलीमा, ये 3 इवेंट्स अगर कोई कवर करता है तो कितने पैसे स्पेंड करने चाहिए पर इवेंट? ये टोटली किसी के भी बजट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट की बात की जाए तो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इवेंट्स इफ़ यू आर सेइंग, तो 60-70,000 से लेकर इट कैन गो ऑन, लाइक बहुत स्काई इज द लिमिट टाइप से। हाँ, कहीं कहीं भी जा सकता है। सेम जैसे ड्रेसेस का होता है वैसे ही है। मतलब आप सस्ता जोड़ा भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल। महंगा जोड़ा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। आप कुछ भी ऐड करते हैं उसमें, जो भी आप ड्रोन ऐड कर लें, ये कैमरा ऐड कर लें, वो कैमरा ऐड लाइव स्ट्रीमिंग ऐड कर लें, लाइव स्ट्रीमिंग ऐड कर लें, एवरीथिंग। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग कोविड की वजह से बहुत शशके हो गए हैं अब। कुछ लोग ये होता है कि बाहर हैं कंट्री से, उनको चाहिए कि भाई शादी में क्या चल रहा है, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है कि उनकी कंटिन्यूअस फैमिली नहीं आ सकती, तो देयर आर 2 एक्स्ट्रा कैमरास फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। देयर इज अ होल सिस्टम, कंप्यूटर एंड एवरीथिंग गोइंग लाइव स्ट्रीमिंग। अभी ये शॉट आ रहा है, अभी ये शॉट आ रहा है। वाओ, तो मतलब आप शादी किसी की इवेंट अटेंड कर रहे ऑन हैं यूट्यूब, ऑन यूट्यूब कहीं पे और पे बैठ के, दुनिया में कहीं और बैठ के। बिल्कुल। माय गॉड, दैट्स क्रेजी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में फ्यूचर क्या है वेडिंग फोटोग्राफी का पाकिस्तान में? इट्स अ बूमिंग मार्केट, मतलब अगर किसी को आना है तो वो बिल्कुल ही अभी राइट टाइम है उसको ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि जस्ट शादियां तो अभी जब कोविड की वजह से रुकी हुई थी स्पेशली, तो अब जो होना शुरू हुई हैं तो दे आर लाइक क्रेजी सीन है। हाँ, तो अभी तो बहुत अच्छी मार्केट है और ऑब्वियसली ये चीज़ कभी रुकेगी तो नहीं। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि कैमरा जो है, इक्विपमेंट जो है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जितना एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली उसका इतना रिजल्ट बेहतर होता है। आई अंडरस्टैंड दैट। मगर अगर किसी को इस बिज़नेस में आना है तो व्हाट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट दे नीड टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट? मिनिमम आई थिंक 1.5 lakhs तो मिनिमम है, इतना तो कम से कम 15 लाख खर्च कर। 15 नहीं, 1.5 लाख। 1.5 लाख? 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख। 1.5 लाख 1.5 लाख खर्च करें, बिल्कुल बेसिक सा आप सामान, बिल्कुल बेसिक, शुरू करें at least, बिल्कुल या- बेसिक सामान ले सकते ओके, ऑल राइट। और मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कि ये सारे का सारा डिजिटाइज हो जाएगा क्या अगले, मतलब अभी भी लोग क्या एल्बम मांगते हैं? एक्चुअली अभी सारा कुछ डिजिटल ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ डिजिटल है। बस एल्बम जो है सिंपल, वो लोग कभी कभी कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपीज़ के अलावा हमें हार्ड कॉपीज़ चाहिए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि बड़ी प्रिंट हुई हुई पिक्चर्स अपनी देखते हैं तो दे एंजॉय इट। बट बिकॉज आई डोंट नो कि 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं बता रही,
वेडिंग एल्बम्स वर अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ थी। वेडिंग एल्बम हर किसी को चाहिए होती थी और फिर 3-3 4-4 धतियाँ होती थी। एक वेडिंग शादी की होती थी, एक बारात की होती थी, एक वलीमे की होती थी, मेहंदी की, अलग अलग एल्बम्स होती थी बाकायदा। एल्बम्स अभी भी होती हैं लेकिन ना उसकी मेकिंग डिफरेंट हो गई है, तो आप देखेंगे तो वो आपको वो बहुत अमेजिंग, बहुत अपीलिंग लगेगा, बहुत और अच्छा अच्छी लगेगा। एल्बम्स लगती हैं। अच्छा, और वो जो कॉफ़ी टेबल एल्बम्स चल रही हैं, एग्जैक्टली वही कॉफ़ी टेबल एल्बम्स, वो होता ये है कि उसमें पिक्चर्स प्रिंट हुई हुई होती हैं शीट पे, दे आर नॉट पेस्टेड। लाइक पहले होता था ना वो प्लास्टिक की शीट के अंदर लगी, इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। वो जो एल्बम है उसी के अंदर उसके गत्ते पे पिक्चर प्रिंट होती है। वी मेक द लेआउट, वी शेयर इट विद द क्लाइंट, वो हमें फीडबैक देते हैं ये पिक्चर यहाँ से वहाँ लगा दो, वहाँ लगा, देन वी प्रिंट इट। तो इट्स लाइक अ मैगजीन काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत वाओ, मतलब कहानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें टू न्यू कपल्स हु आर गेटिंग मैरिड एंड पीपल हु वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, आप न्यू कपल्स को दे दें, आप लोग जिसमें बिजनेस में आना चाहते हैं। न्यू कपल्स जो फोटोग्राफी कराना चाहते हैं, आई वुड से कि आप अपने फोटोग्राफर से मिल लें, ताकि आप लोग एक सेम पेज पे हो जाएं कि आप उनकी किस तरीके से पिक्चर्स वो लेते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि आप डे एंड पे आके सरप्राइज़ ना हो जाएं कि भाई आप तो हमें इस तरह के पोजेस नहीं करते, तो वो उससे काम ख़राब होता है, मज़ा नहीं आता। और सर और आप जो नया कोई भी काम करना चाहते हैं इससे फोटोग्राफी से रिलेटेड, उनको चाहिए कि कोलैबोरेशंस करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगर से। आजकल तो मतलब सोशल मीडिया इतना है कि ब्लॉगर्स के साथ अपनी करें, फ्री में कोलैब करें, उनको पिक्चर्स चाहिए होती हैं, पिक्चर्स दें, आपको टैग करेंगे, आपका काम बढ़ेगा, प्रोफाइल बढ़ेगी। इसके अलावा आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं फोटोग्राफी के बिजनेस वेडिंग में जिनके साथ है उनके साथ आप काम लोग करें, एसोसिएट हों, उनके साथ इंटर्नशिप्स करें, तो आप को definitely काम कर सीखेंगे। सीखेंगे कि कैसे वेडिंग्स हो रही हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, इकरा एंड दानियाल। इट वाज लवली सीइंग यू गाइस। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। फोटोग्राफी की मास्टर क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे, आगे लेके जाएंगे, अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर वेडिंग फोटोग्राफर को बुलाया है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी शादी को डॉक्यूमेंट करें, उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से इरफान एहसन। ये MS हैं, PE सिविल इंजीनियर हैं टेक्सास से, वेडिंग फोटोग्राफर हैं, विजुअल स्टोरी टेलर हैं और CEO हैं फाइन आर्ट वेडिंग्स के। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं, हाउ यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इरफान के बारे में अपने नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ कि इरफान ने बेसिकली पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ हैं उनको कैप्चर किया है। उनके फ़ोटोग्राफ़र रह चुके हैं आतिफ़ असलम से लेके खाकान अब्बासी के बेटे से लेके मरियम नवाज़ की बेटी, और इस वक्त करंटली मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की जो शादी चल रही है उसके भी ये वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं। इन्होंने इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल पोर्ट्रेट है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होता है वो भी इन्होंने खींचा हुआ है। शर्मिला फारूकी की इन्होंने शादी कवर करी हुई है और काउंटलेस अदर सेलिब्रिटीज़ एंड बिग वेडिंग्स के लिए इनको चुना जाता है एंड पीपल रनिंग आफ्टर हिम। मुझे बताएं कि थोड़े से ही अरसे में यू बिकम द मोस्ट ट्रेंडिंग फोटोग्राफर। तो इरफान, मुझे आप क्या सेल्फ टॉट हैं या आपने आप सिविल इंजीनियर हैं, तो ये फोटोग्राफी कैसे है और वेडिंग फोटोग्राफी इन पर्टिकुलर? जी, आई एम completely self-taught. I was in States working as an engineer, and everybody has a hobby वहाँ पे. So there was a lot of free time to kid. I was just married. We didn't know anybody. तो I picked up this field. मुझ में germs तो थे बचपन से ही. So वो ये कहते हैं ना कि बचपन से ही शौक था. इस तरह से नहीं था, लेकिन I had an inclination to capture, pictures, memories. I was kind of very sentimental, nostalgic type का बंदा. So I picked up photography. So it was an attempt to capture beauty or a newly married wife going places, taking pictures. And then once we went canoeing, or my wife
That's how I got into photography, like professional photography. So my wife, she would keep switching her place in the canoe. अब दो बंदों की canoe थी. You can't stand up in the canoe and switch places. Because she said कि ना I'll get tanned. The sun is beating on my face. तो एक दफा बच गए, दूसरी दफा बच गए, तीसरी दफा we toppled over. So I had a very छोटा सा Sony cyber shot. We lost the camera. We got to the shore, canoe rental थी वापस की, and then I said, okay, I'm gonna get a better camera because you destroyed my buddy. तो फिर उसके बाद better gear leads to better pictures. So one thing led to another, and then now here I am. ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपका स्टाइल क्या है फोटोग्राफी का, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? So we're talking about the wedding photography masterclass. तो इस तरह के courses भी हैं available US में. Right. तो उसमें जो एक चीज़ सिखाई जाती है वो ये है कि a photographer should be a fly on the wall. He should be seeing everything, documenting everything without interfering into the proceedings. अच्छा. So I would say I would like to believe that my style is very candid, very natural, and like being unobtrusive without being in your face and capturing the story of the day. अच्छा, यानी कि आप मतलब बेसिकली क्या आप अपने जो ब्राइड और ग्रूम होता है क्या उनको कोई डायरेक्शन देते हैं, बोलते हैं इस तरह पोज करो या इस तरह पोज करो? Yes. Okay. So there are two things. One is the wedding photography, the event coverage, and the other is the bride and groom shoot. Now the bride and groom shoot cannot be very very casual. The reason being कि फिर तो वो बातें करते ही होंगे. So you have to give them directions. You have to get them into the basic pose. लेकिन उसके बाद you have to let them gel together and give you shots and moments and smiles, and then you capture that. So there is some direction involved, लेकिन mostly it's the chemistry that brings out the good shots. अच्छा, मुझे बताएं कि कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा प्रोलिफिक किस्म की और इतनी प्रोलिफिक तो नहीं सॉरी इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल बेसिकली वेडिंग्स को कवर करते हैं, उन वेडिंग्स के साथ कोई एडेड प्रेशर आता है आप पे कि तस्वीर अच्छी होनी चाहिए वरना तबाहियाँ मरते जाएंगी? Yes. No, अब ये what is happening lately due to Instagram is कि हर शादी पे एक जलसा सा बन जाता है जो बड़ी शादियाँ होती हैं. Like there are people trying to get in for free just for posting on their Instagram and so the world can see कि वो cover कर रहे हैं event. And what is happening is कि फिर जब बहुत ज़्यादा like rush पड़ जाता है तो you can't capture. आपके हर shot में दूसरी side का photographer आ रहा होता है. तो और you have to be true to your craft and to your name. तो pressure बहुत बढ़ जाता है. How to get good clean shots जिनमें moments भी हैं, expressions भी हैं और background में clutter भी नहीं है. तो yeah, it's very stressful. I can imagine. हमने तो contract पे यहाँ तक लिख दिया है कि if there are more than 2 studios covering an event, we cannot be responsible for the quality of the work. Oh wow. Which makes sense. ज़बरदस्त। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं बड़ी शादियों के बारे में। तो हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ एक ज़बरदस्त और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फेमस फ़ोटोग्राफ़र मौजूद हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र इरफान एहसन है हमारे साथ। ये CEO हैं फाइन आर्ट वेडिंग्स के और आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी बड़ी शादियां हैं ये इन्हीं की कवर इन्होंने करी हैं। मुझे बताएं इरफान, अगला मेरा जो सवाल है कि आपको जब आप तस्वीर खींच रहे होते हैं किसी शादी की तो आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या होता है जिसको आप ज़रूर कैप्चर करना चाहते हैं? एक तो रुखसती होती है ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद इमोशंस, लेकिन व्हेन द निकाह सेरेमनी इज़ गोइंग ऑन और साइन हो रहे होते हैं एंड द स्माइल a mother is giving towards her daughter side पे खड़ी होके with tears in her eyes, like especially ये जुनैद सफ्तर की शादी पे the most beautiful moments were when Maryam ji's eyes were filled with or brimming with tears of joy. तो इस तरह की जो moments होती हैं ना, they are very special and very close to my heart and I try to ensure कि मैं capture करूँ। ज़बरदस्त।
और मुझे ये बताएं कि आपने इतनी सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स और इतनी सारी मतलब दीज बिग पाकिस्तानी वेडिंग्स आपने कवर करी हैं, आपके नज़र में सबसे ज़्यादा जिसमें आपको शूट करने में वो सब कुछ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी वेडिंग पे आया? आतिफ असलम की जो कपल शूट थी, आई रियली एंजॉयड दैट फॉर द रीजन बीइंग कि मुझे एक भी पोज उन्हें नहीं बताना पड़ा. सारा एंड आतिफ दे वर जेलिंग, यस आई मीन दे वर जेलिंग टुगेदर. वो ऐसे इट वाज सच अ फन शूट, जैसे फ्री फ्लो डांसिंग नहीं होती है, फ्री फॉर्म डांसिंग. It was like that. I just kept clicking away. I did not have to say, okay, Atif, do this, Sara, side pe khadi aise ho jaye. They just, party together, they had fun together, it was a beautiful shoot. But the event was more structured. When it comes to covering the event, तो वो इमान अली की जो मेहंदी थी, I think that was the most memorable because it was a very grand party. And they were all the celebrities there, and they were all dancing, enjoying the moment. जैसे गोरा style, reception होती है कि let it all hang out, enjoy. So it was a lot of fun. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं कि वेडिंग फोटोग्राफी की मार्केट्स के आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर डिस्टिंक्ट हैं कि पंजाब में मतलब लाहौर और इस्लामाबाद में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की कंपेयर टू पीपल इन कराची? Yes, I would say. जो initially when I moved to Pakistan from States, तो जो मेरी ज़्यादा happening weddings थी, they were happening in Karachi और इस्लामाबाद. तो लाहौर में और पंजाब में it's still a little bit different. They still expect कि everybody is looking in the camera. I mean, trend is changing. बल्कि over the time it has changed. लेकिन Karachi और इस्लामाबाद, they were a little bit more advanced in accepting the photojournalistic style of photography. Karachi weddings were a lot of fun. अच्छा. I still miss them. नहीं, आपको हम मेक श्योर करेंगे कि यू गेट लॉट्स ऑफ वर्क हियर एंड दैट वी गेट टू सी यू इन पर्सन. मुझे बताएं कि आपके हिसाब से लोग जब कोई वेडिंग फोटोग्राफर चूज़ कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है? आजकल जो what I'm experiencing lately from the feedback I get from clients is कि everybody is a photographer now. And a mirrorless camera is cheaper than your phone. Okay. So everybody has an account on Instagram and Facebook. So everybody thinks just because they have a camera, they are a wedding photographer. And every bride, every groom, somebody in their family or close circle of friend is doing photography. So they hire them, and some of them are doing great work, even the amateur ones. लेकिन होता ये है कि they take the pictures, or they're never able to actually deliver the end product. So it is not just posting pictures on Instagram, rang birangi pictures. What matters or what stays for posterity is the finished product, the album. So I would say that when you hire somebody, make sure they're able to provide you timely service with the finished product and not just pictures for Instagram. सही. नाजरीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. इरफान जो है उनको हम कहीं नहीं जाने दे रहे. बातचीत चलेगी और थोड़ी सी इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में. अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वक्त टाइम है, कॉल करके हमें जल्दी से पूछना. हम इरफान से पूछ लेंगे आपके लिए. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ इरफान एहसन हैं, अमेजिंग किस्म के फ़ोटोग्राफ़र हैं. इन्होंने इस वक्त करंटली जुनैद सफदर की वेडिंग जो है उसको फ़ोटोग्राफ कर रहे हैं. तो आप इनका बस लेवल समझ लें. इन्होंने ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स फॉर इमरान खान भी शूट किए हुए हैं, सारी सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी करी हुई हैं. और अगर आप अभी ट्यून इन कर रहे हैं तो मैं इनसे बीच में लोगों ने कॉल करके सवाल पूछा है, एहसन आप कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि आपका रेज्यूमे पढ़ के ऑफ वेडिंग्स सबका हार्ट अटैक हो गया. तो अगर आप बता दें कि हाउ एक्सपेंसिव are you? We are not that expensive. People are actually scared to even inquire. तो they assume कि जो weddings हम cover कर रहे हैं वो weddings मैं खुद करा रहा हूँ. It's not like that. Our packages are very affordable if you get the team coverage. Very, very affordable, if you look at the inflation and everything. लेकिन if you insist कि no, Irfan Ehsan should come himself and he should be running around the event आगे पीछे,
So then it gets expensive, but we are doing 99% of the weddings are done by the team. और जो हमारे rates are they are competitive. You go to any other studio in town, हमारे rates will be equivalent or maybe less. So ओह ओके I can't really give a figure, but yes, we are very affordable. अच्छा ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आप ऑब्वियसली बहुत ट्रैवल करते होंगे, तो आपको कोई पाकिस्तान में ऐसी डेस्टिनेशंस हैं या कोई ऐसी साइट्स हैं जो कि जहाँ पर तस्वीर खींचना बहुत पसंद है? लाहौर में जो लाहौर फोर्ट है, that is my favorite place for obvious reasons. There's so much culture, history and tradition, between those walls. It's unbelievable. So every time I'm there, there's magic. So if the couple has good chemistry, तो फिर तो वहाँ पे shoot करने का जो मज़ा आता है, I can't describe that. उसके अलावा I love coming to Islamabad all the time because it's such a beautiful place, very relaxing. People are great, friendly. My wife is from Islamabad. So I would say yes, Islamabad and Lahore are my favorite places. अभी आपने कराची की इतनी तारीफ करी थी, हम यहाँ पे खुश हो गए थे। नहीं कराची weddings are the best. There's no doubt about it. I would love to, लेकिन देखिए यहाँ से टिकट लेके उधर जाना और पूरी टीम को उधर लेके जाना, तो it gets very expensive for the client. Okay. But if given an option, I would be covering weddings in Karachi rather than anywhere else. Okay, because we are more relaxed. The food is great. People are relaxed. They use props. They're a little bit more advanced than the rest of Pakistan. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी अगर कोई ड्रीम असाइनमेंट हो, किसी की शादी आपको वाकई में दिल चाह रहा हो कि अपकमिंग वेडिंग्स के अंदर, एंड आई कैन से योर स्काई इज द लिमिट, तो आप किसकी शादी चूज करेंगे? Among the celebrities, जी ऑब्वियसली। I think उनकी हो चुकी है, अरमीना खान की wedding I would have loved to cover. I think that's the only name that comes to my mind. ज़बरदस्त। और एक आयशा लिनिया अख्तर थी, she also, but she's also married. थैंक यू सो मच, आपका इरफान आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू ऑल द व्यूअर्स, बिकॉज हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि आपकी तस्वीरें आएंगी फ्रॉम दिस ग्रैंड वेडिंग दैट यू करंटली शूटिंग, तो कोई अगर आप मैसेज देना चाहें। जी पार्टी अभी बाकी है, वलीमा is on the 17th inshallah, so the pictures will come soon inshallah. My message is, for the youth or the budding photographers, always believe in yourself and be true to your craft. Don't look for shortcuts, don't look for weekend money, and don't destroy anybody's event. Make sure, that you deliver what you promise, and always believe in yourself. Don't let anybody put you down. थैंक यू सो मच वंस अगेन इरफान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज दैट वाज इट फॉर द डे। आज हमारे पास टाइम इतना ही था, बट आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू इरफान कि उन्होंने टाइम निकाला एक अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि कल रात भी वो कोई सी जुनैद सफदर की ही शादी का इवेंट कवर कर रहे थे, ही मेड टाइम टू टॉक टू अस दिस मॉर्निंग। सो थैंक यू वंस अगेन। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।